नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है और अब से कुछ ही देर में जीडीपी के नंबर भी आएंगे। तो जीडीपी के आंकड़ों पर सबसे सटीक विश्लेषण आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगला आधा घंटा एक्शन पैक्ड रहने वाला है और कमोडिटी मार्केट के साथ साथ जीडीपी पर डिटेल में चर्चा होगी। और आज की चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, अमित खरे हैं जीसीएल के, और वृंदा जागीरदार मैम होंगी सीनियर इकोनॉमिस्ट, और साथ ही हमारे साथ कुछ और बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे जीडीपी के नंबर्स पर बात करने के लिए। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। ब्रेंट क्रूड अब $72 के नीचे आ गया है, नाइमेक्स क्रूड $68 के नीचे ट्रेड कर रहा है और 2.5% से ज्यादा ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दाम गिर गए हैं। 2 दिन में 8% तक दाम लुढ़के हैं, गिरे हैं। और इसके पीछे की वजह 2-3 बड़ी वजह है। एक तो ये कि रूस ने साफ तौर पर यह बात कही है कि उत्पादन कटौती का कोई इरादा रूस का नहीं है, जो कि ओपेक प्लस का मेंबर है। 4 जून को ओपेक प्लस की मीटिंग होनी है और सऊदी अरब ने यह हिंट दिया था शॉर्ट सेलर्स को चेताते हुए कि उत्पादन में कटौती हो सकती है। ये हिंट मिला था सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन उसको रूस ने खारिज कर दिया है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं बहुत कमजोर आए हैं, 49 के नीचे आ गया है पीएमआई। तो इन दोनों वजहों से कच्चे तेल के मार्केट में एक गिरावट का माहौल बना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल भाविक पटेल जी आपसे होगा कि क्या कच्चा तेल यहां से और नीचे आएगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ आई थिंक 5500 तक दिख सकते हैं। आई थिंक वहां से एक बार रिबाउंड हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर देखें तो एक ओवरसोल्ड जोन में भी चला जाएगा, कि जहां से हमने पहले भी देखा है कि जब जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में आता है तो वहां से रिकवरी होती है। हालांकि अभी अगर शॉर्ट पोजीशन देखें तो मार्च से जो रिकॉर्ड पोजीशन है वो शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। मुझे लग रहा है कि 4 जून से पहले कहीं ना कहीं एटलीस्ट यहाँ से 100-150 रुपए की एक नीचे की जगह है, वहां से हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में अराउंड 5550 से 5500 तक के लेवल देख सकते हैं नीचे में। अच्छा, खरे जी आपको भी यही लगता है क्रूड में? जी मतलब जी बिल्कुल। ओवरऑल अभी 1-2 दिन के लिए अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। लेवल्स की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो 5650 के आसपास करंट वाइड अगर क्रूड मिलता है तो यहाँ पे एक इंट्राडे के लिए या कल तक के लिए एक बिकवाली कटर लेके चलना। 5550 से लेके 5500 तक के टारगेट इसके रहेंगे। ओके, तो ये बात हो गई क्रूड की। क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड में रिकवरी आई है, नीचे से दाम कुछ रिकवर हुए हैं, हालांकि मार्केट अभी भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मेरा आपसे ये सवाल होगा भाविक जी कि गोल्ड में इंट्राडे प्लेयर को क्या करना चाहिए? क्या इंट्राडे में एक छोटे टारगेट के लिए एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना ठीक है क्या गोल्ड? जी जरूर समझ लीजिए जी। देखिए आज शाम को अगर यूएस में देखें तो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं है, और अगर आज के दिन देखें तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली है। कल का जो एक अच्छी रिकवरी है उसके बाद भी आज गेन जो है वो थोड़ा सस्टेन हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 60,250 से 60,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ही करंट मार्केट प्राइस जो 60,000 के करीब है, तो वहां से बाय कर सकते हैं 59,850 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 60,250 से 60,300 का। तो इंट्राडे में जरूर से यहाँ से बाय बन रहा है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। लेकिन अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, जीडीपी के नंबर आ गए हैं और जीडीपी के नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। FY23 की चौथी तिमाही, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में जीडीपी के नंबर 6.1% आए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। और जो मार्केट में अनुमान चल रहा था, अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। अनुमान था 4.9 से 5.5% का, जिसके मुकाबले 6% से ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ Q4 FY23 यानी वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में। इसको और अगर आप महीने के हिसाब से समझ लें, चौथी तिमाही का मतलब जनवरी और मार्च के बीच का ये आंकड़ा है, और जनवरी मार्च तिमाही में जो आंकड़े आए हैं वो 6.1%। जी हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त के ताजा आंकड़े आपकी स्क्रीन पर जीडीपी के नंबर आ चुके हैं, और 4% से बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो YOY अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 4% से बढ़कर 6.1%। हालांकि जो तीसरी तिमाही थी अक्टूबर दिसंबर की, उसमें 4.4% की ग्रोथ थी। तो तीसरी तिमाही के मुकाबले भी
और पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, Q4 में चौथी तिमाही में 6.1% जीडीपी के आंकड़े कैसे हैं मैम? बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए, पूरे साल का जो एक्सपेक्टेशन है वो 7% था जीडीपी का। FY23 का जो ग्रोथ है, इनफैक्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड ये सबसे ज्यादा है। और रिसेशन के चांसेस इंडिया में बिल्कुल जीरो हैं। तो ये जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये जो ग्रोथ का परफॉर्मेंस जो नंबर आया है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है। ये Q4 की हमने बात कर ली। अब जो पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े आ रहे हैं 7.2%, मतलब FY23 वित्त वर्ष 2023 में 7.2% की ग्रोथ रही है। अनुमान 7% का था। तो ये जो पूरे साल के ग्रोथ का आंकड़ा आ रहा है मैम, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? बहुत ही अच्छा है। और ये दिखा रहा है कि जो हमारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स थे उनसे भी ये इंडिकेशन मिल रहा था कि ग्रोथ बढ़ रहा है। जैसे कि हो एयर ट्रैफिक हो या कार्गो मूवमेंट हो, जीडीपी, जीएसटी कलेक्शन हो, ई वे बिल्स कलेक्शन हो, बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो, ये सारे, और पीएमआई और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है, इनके इंडिकेटर्स भी बहुत ही स्ट्रांग चल रहे थे। तो और कोर इंडस्ट्रीज, तो ये सब देखते हुए लग रहा था कि हाँ, ग्रोथ में मोमेंटम है, ग्रोथ में ट्रैक्शन है। और 7.2 तो बहुत ही अच्छा, अनुमान से भी ज्यादा है, क्योंकि पहले 6.8 बोल रही थी आरबीआई, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बाद 7% बना और अभी 7% ग्रोथ पे चल रही थी। लेकिन 7.2 इज वेरी वेरी गुड ग्रोथ, स्पेशली आज का अगर हम देखेंगे, पूरी द होल ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया है। और जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी भी रिसेशन में चली गई है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हालांकि कई बार ये होता है कि जब जीडीपी के नंबर आते हैं, भारी भरकम आर्थिक आंकड़े आते हैं, तो आपको लगता है पता नहीं इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए। लेकिन वृंदा मैम ने आपको डिटेल में ये बताया, और इसको अगर मैं डिकोड करूं तो आप इस बात को समझिए कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में मंदी की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है, और उस वक्त ऐसे माहौल में 7.2% की सालाना ग्रोथ की रफ्तार से आगे बढ़ना, ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है, जो कि वृंदा मैम ने भी आपको बताया कि देखिए, जर्मनी रिसेशन में चला गया है, अमेरिका में मंदी की बात हो रही है, दुनिया के कुछ और ऐसे देश हैं जहां पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, आर्थिक धीमापन है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को आप देख लीजिए, चीन ने पूरी दुनिया को इस वक्त हैरान कर रखा है। जबकि ये माना जा रहा था कि कोविड के बाद चाइना में डिमांड बढ़ेगी, आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी, ऐसा इस वक्त कुछ हो नहीं रहा है। 49 से नीचे आ गई है पीएमआई चीन की। तो ऐसे मूड माहौल में इस तरह की ग्रोथ जो वृंदा मैम कह रही हैं कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। अब मैम, मैं आपसे आता हूं, आपके पास आता हूं इस बात को लेकर कि जितने भी अनुमान आ रहे थे, मैं Q4 के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, वो किसी ने भी 6% या उससे ऊपर का अनुमान नहीं दिया था, जहां तक मैंने पढ़ा है। 5%, 5.1, 5.2 इसके आसपास ही जो एनालिस्ट हैं या जो बैंक हैं, उनका अनुमान घूम फिर रहा था। लेकिन उसके मुकाबले 6 से ज्यादा का नंबर आना, ये किस वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? ये जो 6.1% की हम ग्रोथ देख पा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? पहले तो ये बता दूं कि स्लो ग्रोथ का क्यों लोग अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि देखिए, जो टाइटनिंग का लैग इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट होना था। क्योंकि काफी समय से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, इकोनॉमी में जो टाइटनिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ रहा था। तो स्लो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन काफी ऑब्वियस था। और दूसरी बात कि ग्लोबल इकोनॉमी में जब इतना स्लो डाउन है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी स्लो हो रहे थे, तो इसलिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं जाके या हमारे पूरे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अभी काफी स्ट्रांग हो चुकी है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें अब, तो पीएलआई जो स्कीम है, उससे इंडस्ट्री को बहुत ही ट्रैक्शन मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स का भी जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रोथ लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों ने मिलके, और सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रोथ हमको दिख रहा है। तो ये सारे ने मिलके ग्रोथ को एक पुश दिया है। और बैंक क्रेडिट देखिए, बैंक क्रेडिट मोर देन 15% बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, और उसमें ज्यादा बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री, वहां पर मोर देन 19% ग्रोथ हुआ है। तो इंडस्ट्री भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं खूब स्ट्रेंथ मिला है।
तो इसके चलते जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा ही ग्रोथ आया है, और मुझे लगता है इससे सस्टेन ग्रोथ के लिए एक नींव तैयार की गई है। ओके, अब मैम जरा मैं आपसे पूछूं, ये तो ठीक है कि भाई जो एस्टिमेट है उससे अच्छे आंकड़े आए हैं, लेकिन अगर FY22 से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले ये आंकड़े कम हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से देख रही हैं 7.1% के आंकड़े को? देखिए, इसमें कुछ स्टेटिस्टिकल क्या बोलते हैं बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर बहुत ग्रेट अच्छा ग्रोथ हुआ था और इस साल कम है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो कितनी सारी इंडस्ट्री, अभी देखिए टाटा इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर iPhone 15 इन इंडिया, iPhone 15 and 15 प्लस। ऑलरेडी iPhone की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो चुकी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में हम लोग कितने आगे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, आर्मामेंट्स में। तो इतनी सारी जो सेक्टर्स हैं वहां पर जो ग्रोथ दिख रही है डोमेस्टिक के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी, तो इससे जो लगता है कि ग्रोथ की जो फ्रेमवर्क है, जो बेस है, वो काफी स्ट्रांग हो रही है। तो इसलिए यहाँ से चल के हमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है वो सस्टेन्ड ही रहेगी, स्टेबल एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। ओके, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कंपेयर हम ना करें, चूंकि 9.1% से घटकर 7.1 का नंबर आया है, अगर हम पूरे साल को कंपेयर करें, तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि अगर कंपेयर ना करें तो क्या ये जो आंकड़े हैं अभी वित्त वर्ष 2023 के, क्या ग्रोथ के लिहाज से या रोजगार के लिहाज से या इकोनॉमी की बाकी सेहत के लिहाज से अगर इसी रफ्तार से हम ग्रो करते रहे तो ठीक है, या थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा? हमें तो और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की तरफ जाना है, इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो हमारा जो सस्टेन्ड ग्रोथ होना चाहिए वो अबाउट से 7 to 8% ग्रोथ हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो हम 6.1% जो 7.2% ग्रोथ आया है उससे हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी पोटेंशियल भी इससे ज्यादा है और यही हमारा समय है कि जो हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे आप रोजगार की बात कर रहे थे, हमें रोजगार तो देना ही है। ऑलरेडी जो इतनी सारी सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, और इसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड इंजीनियर, स्टील, सीमेंट, सब कुछ, इन सारी इंडस्ट्रीज के लिंकेजेस हैं इसके साथ। तो सारे इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन साथ ही हाँ देखना है कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जरा और भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, जब तक ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा। तो इसलिए पहले तो ग्रोथ होना है, ग्रोथ स्टेबल होना है, उसके बाद उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमें और भी एवेन्यूज देखने होंगे और ग्रोथ का मोमेंटम बढ़ाए रखना होगा। ओके, एक सवाल मैम मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो 6.1 का नंबर है फोर्थ क्वार्टर का, क्या आपको लगता है कि ये वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? क्या हम 6% से ज्यादा की रफ्तार से ग्रो करते रहेंगे? अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी और हमारे फैक्टर्स को देखें तो हाँ, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम 7% से ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्थिति अभी ऐसी है कि पूरे विश्व में जियोपॉलिटिक्स जो है उसे अनसर्टेनिटी बन गई है, और जो ग्रोथ है सब, अगर देश में अगर बाकी कंट्रीज अगर ग्रो ना करें तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ग्रोथ इतनी एक्सेलेंट हाई रफ्तार पे हो, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे जो हमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाहिए हमारे ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए अगर ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन होता है, रिसेशन होता है, मेजर कंट्रीज में हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की ग्रोथ उतनी नहीं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर भी होगा। तो इसलिए जो अगले साल का ग्रोथ है उसके लिए पूरे साल के लिए 6.5% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया हुआ है। सो 7-8% तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक पूरे विश्व में जो है स्थिति इंप्रूव ना हो जाए। ओके, अच्छा मैम, मैं चूंकि देखिए जब आंकड़े आते हैं तो आंकड़ों को समझना, बताना बड़ा टफ काम होता है, ट्रिकी होता है। अब अनुमान के मुकाबले बेहतर आंकड़े हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कमजोर आंकड़े हैं। तो आपने कहा कि बेस इफेक्ट भी होता है, तो आपके हिसाब से हेडलाइन क्या होनी चाहिए कि पिछले साल के मुकाबले कम ग्रोथ के आंकड़े या अनुमान से बेहतर? अनुमान से बेहतर, क्योंकि हम पॉजिटिव तरह ही सोचे
और स्थिति भी ऐसी है कि हमारे जो दिख रहे हैं, जो जैसे मैंने कहा था, जो हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो सब दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ अभी तक बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए हम जरा उस पर ही फोकस करें। और देखिए हमें सिक्वेंशियल भी ग्रोथ भी ज्यादा है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, तो इसलिए हम जरा पॉजिटिव पर फोकस करें। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीडीपी के इन आंकड़ों के बाद आरबीआई का अप्रोच ब्याज दरों को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ का मोमेंटम हमने देखा 6.1% फोर्थ क्वार्टर में, तो क्या आरबीआई का माइंडसेट कुछ बदल सकता है इंटरेस्ट रेट को लेकर? देखिए सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, अभी इन्फ्लेशन भी देखिए इट्स कम डाउन बिलो आरबीआई's प्रोजेक्शंस, तो इन्फ्लेशन भी सॉफ्ट हो रहा है, कोर इन्फ्लेशन इस बार कम हुआ है और फूड इन्फ्लेशन में भी सॉफ्टिंग दिख रहा है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की स्थिति जो है वो जरा कंट्रोल में आती दिख रही है। तो आरबीआई इस बार उतनी हॉकिश नहीं रहेगी और मुझे तो लगता है कि अभी ग्रोथ की तरफ उसका ज्यादा नजर जाएगी, तो मुझे लगता है शायद इस बार आरबीआई पॉज करे और ये भी अनुमान है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर प्रोबेबली रेट में कटिंग की बात भी की जा सकती है। रेट्स कैन ग्रोथ कुड आल्सो स्टार्ट कमिंग डाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। राइट। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल इस वक्त किस सेक्टर में है? काफी सेक्टर्स में है और मैं बोलूँगी मैन्युफैक्चरिंग में हमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ओवरऑल में मैन्युफैक्चरिंग पर ही देंगे, ऑटोमोबाइल्स भी है, फार्मा भी है, टेक्सटाइल्स है, कितने सारे हमारे सेक्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि इट बी अक्रॉस द बोर्ड, इट विल नॉट बी डिपेंडेंट कि एक या दो सेक्टर को लेकर ग्रोथ नहीं होगी, इट बी अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, ऐसा कौन सा सेक्टर आपको दिख रहा है जो जहां पर कंसर्न ज्यादा है? कंसर्न मुझे एग्रीकल्चर में दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि इस बार जो फोरकास्ट आया है शायद मॉनसून्स को भी बिलो नॉर्मल और एल नीनो की जो बात हो रही है जिसका इफेक्ट पड़ेगा, पर एक्सेस हीट वेव भी जो चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट होगा क्रॉप्स पे। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में शायद हमें जरा ज्यादा ध्यान देना पड़े, तो उससे कहीं कंसर्न्स आ सकते हैं। और देखिए पूरी दुनिया में इस तरफ फूड शॉर्टेज है, सो इसलिए हमें और भी सारा सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना आए। राइट, ये आपने बहुत डिटेल में बताया, समझाया कि कहाँ पर ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर थोड़ी चिंता है, और ये जो नंबर आए हैं ये नंबर कैसे हैं, तो आपने कहा कि ये बेहतर नंबर है, उम्मीद से बेहतर नंबर है। और ऐसे मूड माहौल में जब दुनिया में आर्थिक मंदी की बात हो रही हो, दुनिया के कई देश इस वक्त जूझ रहे हैं महंगाई से, मंदी की चिंता से, और उन तमाम जद्दोजहद के बीच अगर हम इस तरह से ग्रो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जीडीपी के इन आंकड़ों पर बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे कि गोल्ड में आपको क्या करना है। गोल्ड के बाद आप जरा बताएं खरे जी कि चांदी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? मतलब जी चांदी में मेरे को एक छोटे टाइम फ्रेम में आवरली चार्ट पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। 71,570 के आसपास का भी भाव है। 71,570 के ऊपर अगर सिल्वर चलता है तो ट्रेडर्स को यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 72,400 रुपये का और 71,000 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। ओवरऑल अभी निचले स्नो से इसमें एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड दिख रहा है, तो एक बाय का ट्रेड दिख रहा है। ओके, मेटल का मार्केट अभी आपको भाविक पटेल जी कैसा लग रहा है? क्या ट्रेड लेना चाहिए मेटल में? देखिए मेटल में अभी भी अगर देखें तो बिकवाली आई थिंक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक दो दिन पहले देखा था कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आया था, पर उसके बाद अगर देखें तो 2 दिन से वापस बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई मीनिंगफुल रैली आ सकती है। जिंक में हम देख रहे हैं कि 210 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो एक बार जिंक अगर उछाल आता है 207 208 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 203 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 209.50 का। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नजर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा ये अपना कोरिएंडर पे सवाल है सर। कोरिएंडर पर सवाल है, क्या सवाल है सर? कोरिएंडर पे है सर, मैंने 7,000 पे बाय किया हुआ है 5 लॉट। 7,000 पर आपकी बाइंग है 5 लॉट। बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए इनको?
देखिए अभी भी ट्रेंड तो थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि इस बार जो पोजीशन है वो काफ़ी है मार्केट में, बट मुझे लग रहा है कि एक दो महीने के बाद ये थोड़ी बहुत हमें कम पोजीशन देखने को मिलेगी मार्केट में, फिजिकल मार्केट में, तो वहां से प्राइस बढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार खड़े रहिए 6,000 के स्टॉप लॉस के लिए। 2 महीने का वक्त है, 2 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि वापस 7,000 से ऊपर 7,200 300 के रेंज में आ सकता है। तो 2 महीने के लिए 6,000 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि पाम तेल की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है। 9 महीने के निचले स्तर पर पाम तेल का भाव आ चुका है और 3300 रिंगिट के नीचे। तो खरे जी आप जरा बताएं कि ये जो पाम तेल में और बाकी तेलों में लगातार गिरावट आ रही है, क्या ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहने वाला है? मिथुन जी, सोया ऑयल या फिर पाम तेल ऑयल पूरे सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो काफी प्रेशर है। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आती रहती है वो भी इसमें थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है। ओवरऑल मेरे को लगता है स्ट्रक्चर नेगेटिव होने की वजह से प्राइसेस में अभी आगे और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं यहाँ से तो 7 से 8% का करेक्शन सभी तेलों में अभी मौजूदा स्तरों से और भी देख सकता है। अभी यूएस सोया ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो 44.60 के आसपास का भाव है। मेरे को लगता है ये प्राइसेस 40 के नीचे भी आगे नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई एडिबल ऑयल के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, आज के लिए भाविक जी कॉपर में क्या ट्रेड बनता है? कॉपर में इस भाव पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? जी ज़रूर है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में 700 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो आई थिंक जब तक 700 के नीचे नहीं जाता तब तक यहाँ से फ्रेश शॉट नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बार काउंटर ट्रेड जरूर से लेना चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यू भी 706 के करीब चल रहा है, तो 706 पे यहीं पे मैं बाइंग के रिकमेंड दूंगा। टारगेट इंट्राडे रहेगा 712 का और स्टॉप लॉस रहेगा 702 का। तो एक बार करंट मार्केट प्राइस से 702 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, ओके। नेक्स्ट कॉलर मालो जी हैं पुणे से, पूछिए मालो जी। सर मेरा सिल्वर पे सवाल है जी। नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर का क्या टारगेट रहेगा? नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर का क्या टारगेट रहेगा? 71,482 ये एमसीएक्स पर चांदी का ताजा भाव है। बताइए खरे जी, अगले हफ्ते चांदी का भाव क्या रह सकता है? मेरे को लगता है सिल्वर अगर आज या कल में 71,570 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है तो अगले वीक में प्राइजेस जो है 74 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए इनको 71,000 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन पोजीशन तभी ऐड करनी है जब 71,570 के ऊपर प्राइजेस जाते हैं 74,000 रुपये के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर मधु हैं हैदराबाद से, पूछिए मधु। जून फ्यूचर्स नेचुरल गैस 213 से 2 लॉट बाई किया है, अभी उसका क्या करना है? होल्ड करना चाहिए 2 महीने तक? 213 पे बाई किया आपने, ओके। तो भाविक जी क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक एक बार थोड़ा ऊपर आता है तो निकल ही जाना चाहिए क्योंकि अभी भी ट्रेंड देख रहा है तो नेगेटिव है फंडामेंटल्स, और 210 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक जब तक 210 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें लॉन्ग पोजीशन में ऐड करना चाहिए। तो आज के दिन अगर 195 197 के करीब भी आता है तो एक बार निकल जाए, और अगर उनको होल्ड करना है तो इंट्राडे 188 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। थोड़ा भी उछाल आता है तो एक बार आपकी पोजीशन निकल जाएगी। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और खरे जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।